स्वागत है आप सभी का एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, एक फ्रेश टॉपिक। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक होगा आपका सॉरी वो टॉपिक अच्छा हाँ, याद आया। वो टॉपिक है आपका ये। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने स्क्रीन पे। आज का हमारा टॉपिक होगा नेवर गिव अप, अर्थात कभी हार मत मानो। देखिए, आज हम किसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, आपके सिलेबस के किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आएंगे कि आज का वीडियो क्यों स्पेशल है और ये क्यों बनाया गया है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, वर्तमान में विश्व की हालत, हमारे देश की हालत या हर जगह पे एक पेंडेमिक जो है आपका महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस के नाम से फैला हुआ है और लगातार इसका प्रसार जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये सामान्य जीवन के साथ साथ बहुत कुछ प्रभावित किया है, जिसमें से एक है एग्ज़ाम। जी हाँ, आप सभी को एक हफ्ते पहले से ही इस बारे में थोड़ी सी कुछ न्यूज़ देखे होंगे आपने, कुछ न्यूज़पेपर्स के कटिंग पढ़े होंगे, जैसा कि ये और ये ऐसे ही बहुत सारे न्यूज़ आपने पढ़े होंगे। और उस टाइम से ही आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि पेपर होगा कि नहीं होगा, तो कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। और इसी के बाद क्या है, व्यापम ने भी ज़्यादा परेशान ना करने का सोचा और 27 तारीख को एक लेटर जो है कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और ये लेटर अगर आपको यहाँ ना दिख रही हो तो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा। इस लेटर पे लिखा गया है कि व्यापम द्वारा वर्ष 2020 और 21 में आयोजित की जाने वाली 11 प्रवेश परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथियों में समय समय में परिवर्तन किया गया था तथा परीक्षा आयोजन में अनिश्चितता होने के कारण परीक्षाएं स्थगित रखी गई। तो व्यापम ने भी ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि इस साल जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होगा और जो सिलेक्शन होगा वो आपका मेरिट बेसिस पे होगा, मतलब परसेंटेज के बेसिस पे होगा। और जब से ये लेटर आया है तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी होने लगी, वो परेशान थे, डिप्रेस थे, उदास थे। और बहुत बार हमें फ़ोन भी आया हमारी फैकल्टीज़ को कि क्या करें, कैसे करें, एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर हमारा क्या होगा, एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आई हैं और आनी भी चाहिए और आती ही हैं। ये नेचुरल है कि आपने मेहनत किया है और आपको पता चल रहा है कुछ टाइम बाद कि माफ़ कीजिएगा, आपने मेहनत किया है, ठीक है, पर इस साल पेपर नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर ट्राई करते हैं। तो अब इस चीज़ से क्या हुआ, जब मेरिट बेसिस के सिलेक्शन का नोटिस आया तो उसके बाद 3 टाइप के स्टूडेंट बने, ठीक है। टाइप 1 जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें खुशी मिली होगी कि चलो ठीक है, पेपर नहीं हो रहा है तो मतलब सिलेक्शन हो जाएगा हमारा। पर ये चीज़ अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि जिनके नंबर्स अच्छे आए हैं या जो बहुत ज़्यादा मार्क्स लाए हैं 95 99, ऐसा नहीं है यार कि उनके मार्क्स आए हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। वो भी चाहते थे कि कंपटीशन एग्जाम हो। आप खुद सोचिए, जिसके सबसे ज़्यादा परसेंट होंगे उनको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। जैसे जैसे परसेंट कम होते जाएगा आपको कॉलेजेस भी क्या है, मतलब रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 ऐसे करते हुए नीचे आएंगे। आप खुद सोचिए कि 90% वाला एक है और एक 99% वाला है और इसके बीच में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो क्या 90% वाला कम स्कोर होता है क्या, या उसने मेहनत कम की है? अब सोचिए, उसको अपना मनचाहा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा नंबर लाए हैं या जिनका बहुत ज़्यादा नंबर है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुछ हो सकते हैं, पर बहुत से लोगों को इसमें भी उदासी है। इसके बाद आते हैं टाइप 2 स्टूडेंट्स। ये है कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड का मतलब है कि इनकी मार्क जो है ना वो थोड़े से ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, बीच में है, अराउंड 75 80 ऐसे समथिंग। और इनको ये चीज़ सता रही है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज्ड हैं और इनको डर भी सता रहा है और एक टाइम पे ऐसा लग रहा है कि अरे यार चलो देख लेते हैं होगा या नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं टाइप 3 स्टूडेंट की, जिनके मार्क बहुत कम है और उनको एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि पता चल चुका है कि अगर मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन हुआ तो हमारा तो नहीं होने वाला, और वो बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो देखिए, ये वीडियो जो है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि किसी स्पेशल के लिए, ये वीडियो सबके लिए है और ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं या जो सारी परेशानियां हैं उनको दूर करने की कोशिश हम और हमारी फैकल्टी बिल्कुल करेगी।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम नहीं हो रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये चीज बोलना गलत है कि जो कम परसेंट वाला है उसने मेहनत नहीं की होगी। देखिए, उसने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो ये एक प्रकार से उनके साथ जाती होगा, गलत होगा। पर मान के चलिए कि पेपर नहीं हुआ, अभी डिक्लेयर तो हो चुका है ऑफिशियली, बट अभी तक काउंसलिंग के प्रोसेस शुरू नहीं हुई है, सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। बाय द वे, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? उदास हो जाएंगे, सब छोड़ देंगे, ऐसा कुछ है क्या? तो ये चीज अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए, ये बहुत बेकार सी चीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आपने कोशिश किया है, वो बेकार नहीं जाएगा, वक्त लगेगा पर बेकार नहीं जाएगा, और इसकी गारंटी हम देते हैं, ठीक है। कि जो मेहनत करता है ना, उसको एक दिन उसका फल मिलता है। और इसी के लिए एक कवि है हमारे बहुत फेमस, सोहनलाल द्विवेदी जी, माननीय सोहनलाल द्विवेदी जी, उन्होंने एक रचना लिखी है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये कविता तो माननीय जो हमारे रिस्पेक्टेड हरिवंश राय बच्चन जी हैं उनकी है, परंतु ऐसा नहीं है, ये रचना सोहनलाल द्विवेदी जी की है। इस कविता में तो बहुत सारे लाइन्स हैं, मैं सारे लाइन्स को तो यहाँ नहीं बता पाऊंगा, बट कुछ लाइन्स है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मैं चाहूँगा कि ये लाइन्स आप सुने, शायद आपको ये सुनने के बाद थोड़ा अच्छा लगे। तो ये लाइन है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप इस कविता को बहुत ध्यान से सुने और समझे तो आपको एक चीज़ समझ आएगा कि इसमें ये कह रहा है कि आपको संघर्ष करना है, हारना नहीं है। अगर एक बार सफलता नहीं भी मिल पाई, और अभी की बात में तो असफलता वाली बात ही नहीं आएगी क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि आपने एग्ज़ाम दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसमें तो आप हारे ही नहीं है, पहली चीज़, ठीक है। ये आपकी गलती नहीं है, ये किसी की भी गलती नहीं है, बस परिस्थिति के अनुसार हो गया, अब इसको बदल तो नहीं सकते, ठीक है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है टाइप। तो क्या करना है आपको? संघर्ष करना है। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर बोलना बड़ा आसान है, आप तो बैठ के बोल दे रहे हो, हमें पता चलता है कि कितना दुख हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, शायद इस चीज़ को मैं ना समझ पाऊँ, पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके सामने बैठा हुआ इंसान जो बोल रहा है वो भी फैल हुआ होगा, उसने भी संघर्ष किया होगा, तब तो आज यहाँ पहुँचा है। और मैं नहीं, आपने भी किया है, हर इंसान ने किया है। चाहे वो पहली गेंद पे आउट हो जाने के बाद अगले 2 मैचों में भयंकर टाइप मारना, चाहे किचन में जली हुई रोटी बनाने के बाद लगातार कोशिश करना और गोल और मस्त फुली हुई रोटी बनाना, चाहे वो बेसुरा गाने से लेके बहुत अच्छा गाना, चाहे खराब एक्टिंग से लेके बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना, हर बार आपने संघर्ष ही तो किया है। चाहे साइकिल का वो पहला पैडल और लगा हुआ पैर में चोट, ठीक है, या फिर कागज का बनाया हुआ पानी में तैरता बोट, हर बार आपने मेहनत की है और आपको सफलता मिली है। आपने संघर्ष किया, आपने कोशिश की, आपने हार नहीं माना वहां। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बचपन की बात है, सोचिए बचपन में आप इतने स्ट्रांग थे, तो अब तो आप समझदार हो चुके हैं, आपको समझ है इस चीज की कि कोई बात नहीं, मतलब कोई बात नहीं तो नहीं बोलूंगा, है बहुत बड़ी बात, बट चलो ठीक है, अब इस चीज को तो मैं नहीं बदल सकता, ये चीज तो हो चुकी है, तो मैं क्या बदल सकता हूं? आगे जो चीज होगी। देखिए, एक बहुत पसंदीदा लाइन है जो मैंने बनाया था, और जो लोग मुझे जानते होंगे मैं उनको ये बताया भी होगा कि जो बीत गई वो बात गई, जो आएगा वो खुशियां लेकर आएगा, ठीक है। देखिए, जो चीज हो गई वो तो नहीं बदल सकते, बट मेहनत करेंगे, कल को आपको सफलता मिलेगी, गारंटीड मिलेगी, मैं लिख के देता हूं। बशर्ते आपको मेहनत करनी है, आपको कोशिश करना है और वक्त देना, ये 3 चीज आपने दे दिया, आपकी सिलेक्शन पक्की है। और यार ये चीज थोड़े होती है कि आखिरी चांस थोड़े है आपका, यार इस बार नहीं हुआ तो सब तबाह हो गया एकदम जिंदगी, हाँ जिंदगी बर्बाद हो गया, ऐसा वाला कुछ ऐसा नहीं है, बार बार मौके आएंगे। और इसी चीज के लिए मुझे एक मूवी याद आ रही है आपकी, वैसे 2 मूवी हैं, एक है आपका छिछोरा और एक मूवी है आपका हैप्पी न्यू ईयर। दोनों में ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कही गई हैं, जिन लोगों ने देखी उनको पता होगा, जिनने नहीं देखी है मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर का एक डायलॉग बताता हूँ कि उसमें कहता है कि दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होता है विनर और एक होता है लूजर्स।
पर हमेशा एक लूजर्स को विनर बनने का मौका मिलता है। तो सपोज अगर आप अपने आप को लूजर समझ रहे हो, तो लूजर से रिलेटेड भी मैं एक चीज आपको बता दूं, छिछोरे मूवी में जैसे उन्होंने बताया कि वो लूजर्स उस दिन तक थे जब तक कि उन्होंने मेहनत नहीं की। वो मेहनत किए, हार भी गए थे, बट उसके बाद भी वो लूजर्स नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी। दोनों ही चीजों से आप एक चीज सीख सकते हैं कि लगातार कोशिश कीजिए, लगातार संघर्ष कीजिए, एक दिन तो यार मिलके रहेगा। दुनिया में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में ऐसी कोई एग्जाम बनी ही नहीं है जो क्वालिफाई या नहीं निकाली जा सके। भाई एग्जाम बनी ही है ताकि लोग उसको निकालें, बशर्ते डिफिकल्टीज अलग हैं। जो ज्यादा मेहनत करता है उसके लिए अलग है, जो कम मेहनत करता है उसके लिए अलग अलग, ह्यूमंस के हिसाब से। ठीक है, ह्यूमंस मतलब जैसे कोई मेडिकल फील्ड में है उसके लिए अलग एंट्रेंस है, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में है। तो ये चीज़ बोलना बिल्कुल गलत है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सोच रहे होंगे कि आर्ट्स की पढ़ाई इजी होती है, साइंस की डिफिकल्ट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट अपने आप में डिफिकल्ट है। ठीक है, आप सब चीज़ों को नहीं कर सकते, आपकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होंगी, आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मल्टी टैलेंटेड। बट ऐसा नहीं है कि कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता, और ऐसा भी नहीं है कि सारे एग्ज़ाम्स निकाले जा सके। तो यहाँ पे क्या करना है, बी स्मार्ट, डू स्मार्ट वर्क। और इसके लिए हमारी फैकल्टी बैठी है आपको गाइड करने के लिए, समझाने के लिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ आपकी और बेहतर की जा सकती है। टाइम टू टाइम हम इस चीज़ को समझाते हैं आपको। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, आपके कुछ डाउट्स थे जो हमें पूछे गए थे, हमारी टीम को, हमारी फैकल्टी को। मुझे पर्सनल बहुत सारे मैसेजेस आए थे, कॉल आए थे, अलग अलग आपके डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे। तो चलिए एक एक डाउट और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की जाए, और आई होप कि आपको अच्छा लगे। तो जो पहला डाउट था आपका वो ये था कि जो लोग ड्रॉप लिए हैं उनके साथ गलत हुआ है। जी बिल्कुल गलत हुआ है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ बिल्कुल गलत हुआ है। पर इसके बाद जो आपने बोला ये चीज़ भी सही नहीं हुई। इसके बाद आपने बोला कि जो लोग फ्रेशर्स हैं, जिनके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एग्ज़ाम ही निकाल लेंगे, उनको मुफ्त में एडमिशन मिल रहा है। देखिए, आपने शुरू का जो लाइन बोला वो सही था कि ड्रॉपर्स के साथ जो था वो गलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने, भले उनके मार्क्स कम थे, पर उन्होंने मेहनत की और अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो कॉम्पीट कर सके, और कॉम्पीट करते और सिलेक्शन भी लेते। पर यार ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि जो 12th में अच्छे मार्क्स लाए हैं वो जरूरी नहीं बोला होता तो फिर भी गलत नहीं था। आपने ये बोला कि वो लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता, ऐसा कुछ। यार कैसी मेंटालिटी है आपकी? उसने मेहनत किया इसलिए उसके 90+ मार्क्स आए या 95 मार्क्स आए, जो भी आए, 80, 85 जो भी एक्सेट्रा, उसने मेहनत किया इसलिए आया। जब आपके मार्क्स नहीं आए थे 12th में तो आपको कैसा लगा था? आपने भी तो कोशिश किया था ना, अपने आप को उस काबिल बनाया था ना। यार उसके मार्क्स आए हैं तो ये गलत कैसे हो सकता है? और किसने कहा कि टॉपर्स का सिलेक्शन नहीं होता है, या किसने कहा कि सारे टॉपर्स का सिलेक्शन होता है? दोनों ही क्राइटेरिया हैं। ऐसा नहीं है कि सभी का सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा नहीं कि किसी का सिलेक्शन नहीं होता। आप कॉलेजेस में जाइए, 90%, 95, 99% तक के स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसा थोड़े कि उन्होंने 12th में टॉप कर दिया तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी नहीं है। तो ये चीज़ यार गलत है, इस चीज़ को बिल्कुल मत बोलना कभी भी आज के बाद कि उसके उतने मार्क्स थे या इसके इतने मार्क्स थे। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इसीलिए बनाया गया है ताकि फिल्टर कर सके, ताकि किसी के साथ जाती ना हो, कि चाहे वो 50% वाला हो, चाहे वो 90% वाला हो, दोनों एक साथ बैठेंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो कंपटीशन एग्जाम इसीलिए बनाया गया है। पहले कंपटीशन एग्जाम्स नहीं होते थे, पहले आपका परसेंटेज बेसिस पे ही सिलेक्शन होता था। बट उसके बाद देखा गया कि सीट्स कम थे, स्टूडेंट्स बढ़ गए, तो कैसे सेलेक्ट करें, परसेंटेज बेस पे सेलेक्ट नहीं किया जा सकता था, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाया गया। तो प्रतियोगी परीक्षाएं प्रतिभागियों के बीच संघर्ष के लिए ही रखी गई हैं। तो इस चीज़ को आपस से मत बोलिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा चीज़ नहीं है। हाँ, ये चीज़ आप क्या, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि हर टॉपर का सिलेक्शन नहीं होता और हर ड्रॉपर का सिलेक्शन होता है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। हर टॉपर का सिलेक्शन नहीं होता, वैसे ही हर ड्रॉपर अनसेलेक्ट नहीं रहता, उसका भी सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा था ये कि सभी दुकानें खुली हुई हैं, सभी लिक्वर शॉप्स खुले हुए हैं, मार्केट खुला है, रेस्टोरेंट्स खुले हैं,
और अभी तो चलो आपके हिसाब से मैं जोड़ देता हूँ, आपने नहीं जोड़ा, जिम और मॉल भी खुलने वाले हैं। तो फिर एग्ज़ाम लेने में क्या दिक्कत है सरकार को या आयोग को या व्यापम को या जो भी हैं आपके संस्थाएं विभाग हैं, 2-3 घंटे में क्या ही बिगड़ जाएगा। देखिए, कहना जितना आसान है ना, प्रैक्टिकली उतना ही डिफिकल्ट है। आपको ये चीज़ भले आपने बोली है, बहुत अच्छा चीज़ बोला, और इस चीज़ को मैं एग्री भी करता हूँ कि रेस्टोरेंट्स खुल गए यार, आपके लिक्वर शॉप्स खुल गए, आपके मार्केट खुल गया, तो पढ़ाई तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है। पर नतीजा भी तो देखो, अनलॉक जब से शुरू हुआ केसेस बढ़ना भी स्टार्ट हो गए हैं। लगातार अब हज़ारों की संख्या में केसेस आ रहे हैं, हज़ारों के अब तो आधा लाख पहुंच गए हैं हम, ठीक है, 50-55 हज़ार केसेस आने लगे हैं अब। आप खुद सोचिए कि इस कंडीशन में क्या आप एज अ एल्डर ब्रदर, बड़े भाई, अपने छोटे भाई को स्कूल भेजेंगे? ज़रा सोच के देखिए। जब आप उसको नहीं भेज सकते हैं, छोटे भाई बहन को, तो आपके परिवार वाले आपको रिस्क लेके कैसे भेज दें? और मान के चलिए कि आप एग्जाम देके आए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो गलती से किसी एक को हो, पता भी नहीं चले, क्योंकि आज पता होगा आजकल कि एसिम्टोमेटिक सिम जो आपके हैं, मतलब लक्षण दिखाई नहीं देते पर वायरस होता है, ऐसा आजकल ट्रेंड में चल रहा है। गलती से आपको वायरस आ जाए, आप घर आए, आपको तो क्योंकि पता नहीं, क्योंकि लक्षण ऐसे नहीं ना कि एक दिन में आ जाते हैं, ठीक है, टाइम लगता है, तब तक आप किसी और से मिले, किसी और से मिले, ऐसा प्रोसेस होता रहा। सोचिए कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं। और ये जो मार्केट्स खुली थी ना, देख लीजिए अब बंद हो गया, लॉकडाउन फिर से स्टार्ट। तो अति विनाश का कारण होता है, छूट दिया गया, उसका लोगों ने गलत फायदा उठाया और भुगतना पड़ा। तो इसीलिए ये रिस्क नहीं ले सकता। व्यापम ने तो बोला भाई, विभाग को बोला कि भैया पेपर ले लो अगर आप में हिम्मत है, अगर हम तो रिस्क नहीं ले रहे हैं तो अब विभाग भी क्यों रिस्क ले? आप रिस्क लोगे क्या 23,000 स्टूडेंट्स की? 23,000 स्टूडेंट की बात छोड़ो, 23,000 स्टूडेंट के साथ वॉलंटियर्स जुड़ेंगे, वर्कर्स जुड़ेंगे, इन्विजिलेटर्स जुड़ेंगे, ठीक है, आपकी उड़न दस्ता की टीम जुड़ेगी, सारे लोग। ये 23,000 तक सीमित नहीं रहेगा, ये बहुत आगे जाएगा। तो इतने लोगों की लाइफ को कैसे रिस्क में डाल दें? दिक्कत है ना ये चीज। तो ये चीज नहीं बोलना कि 2-3 घंटे में एग्जाम ले लें। देखिए, अगर ये पॉसिबल होता तो एग्जाम हो जाते, ठीक है, पर हाँ, इस चीज को भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ऐसे कंडीशन पे सारी चीज़ों को कैंसिल करके जो क्राइटेरिया बनाया गया है सिलेक्शन का, वो भी पूर्ण रूप से सही नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत से टैलेंटेड लोगों के साथ गलत हो रहा है और होगा, तो इस चीज़ को भी मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। तो अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो क्या कर सकते हैं बेहतर विकल्प? तो बेहतर विकल्प एक ये हो सकता है कि पेपर को थोड़ा डिले कर दिया जाए। जैसे नीट और जेई का एग्जाम्स है, उसको लगातार डिले किए जा रहे हैं, आईसीआर के एग्जाम्स के डेट नहीं आए हैं, बीएचयू ने एक टेंटेटिव डेट दिया है। तो विभाग या फिर आपका व्यापम ये चीज़ कर सकता है कि डेट्स को थोड़ा सा आगे ले जाए, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जैसे ही लग रहा है कि उसको सिचुएशन ठीक हो उस टाइम तक ले जाए और उसके बाद एग्ज़ाम कर सके। और बात रही कि ज़्यादा देर हो जाएगा तो आप सेमेस्टर्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। आप सेमेस्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, जनवरी से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, चेंजेस तो करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस जाने के बाद कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज तो सब होगा। अब आपका देखिए, शिक्षा का जो नीति है वो चेंज हो गया है, तो आप सेमेस्टर रूल्स में भी चेंजेस कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बेसिस में। ये एक रास्ता है और ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है अगर आप इस बारे में विचार करें तो। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो एक क्वेश्चन था कि अगर एग्ज़ाम नहीं ले सकते तो मेरिट बेस पे सिलेक्शन ना करो, 0 ईयर घोषित कर दो। भाई, आपको पता भी है 0 ईयर क्या होता है, ठीक है, इस बारे में आपको जानकारी है? देखिए, कहना बड़ा आसान है, आप वर्तमान के कुछ पल की खुशी के लिए भविष्य को बड़ा खतरे में डाल रहे हैं। अब ये कैसे डाल रहे हैं? आपको पता है कि एग्रीकल्चर की ऑलमोस्ट 2400 सीट हैं, ठीक है, जो कि उसके लिए कॉम्पीट करते हैं। हर साल तो 60-70 हज़ार कॉम्पीट करते थे, इस साल 23,000 फॉर्म भराए हैं। आप खुद सोचिए कि अगर इस साल 0 ईयर घोषित हो गया तो जो सीट्स इस साल के हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। मतलब इस साल के जो स्टूडेंट जो सेलेक्ट होने वाले थे 2400, वो अगले साल फिर से कॉम्पीट करेंगे, कंपटीशन और बढ़ जाएगा। उस वक्त आप क्या करोगे? क्योंकि ये 2400 तो रहेंगे ही, प्लस आपके फ्रेशर्स निकलेंगे वो अलग, प्लस जो ड्रॉपर्स थे वो अलग, प्लस इस साल के जो ड्रॉपर्स वो अलग। कितना ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा? पॉसिबल है क्या ये?
वहाँ पे टास्क और डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये 0 ईयर का जो है ये कुछ ज़्यादा सही रास्ता नहीं है। और 0 ईयर के और भी बहुत सारे लॉसेस हैं। जैसे आप खुद सोचिए कि एक पूरे साल तक आप कॉलेज को बंद रखेंगे, एक गैप होगा वो। ठीक है, और गैप होगा तो आपको पता है एकेडमिक सेक्शन में बहुत दिक्कत आती है। एकेडमिक सेक्शन भी छोड़िए, आप सोचिए कि जो वर्कर्स हैं या जो टीचर्स हैं या जो प्रोफेसर्स हैं, उनको पैसे की भी तो आवश्यकता होगी। भाई गवर्नमेंट कहाँ से लाएगा पेमेंट? वो तो लोगों की रक्षा में लगा हुआ है, तो उसको भी तो आर्थिक सहायता चाहिए ना। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ गया होगा बहुत सारी आर्थिक सहायता, उसकी बात नहीं की जा रही, एजुकेशनल की बात की जा रही। तो ये 0 ईयर नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा। क्योंकि आपको एक पेपर नहीं लेना है, यहाँ पीएटी की बात नहीं हो रही है, आप मेडिकल इंजीनियरिंग हर चीज की बात करो। आप 11 पेपर ले रहे हो और इसके बाद ये 11 पेपर यूजी लेवल के है ना, पीजी लेवल के फिर अलग पेपर्स हैं। आप सारे पेपर्स को तो 0 ईयर नहीं कर सकते ना। तो ये बेहतर विकल्प नहीं है। बेहतर विकल्प मैंने आपको बताया था कि हाँ, एग्जाम डिले कर दीजिए, सेमेस्टर्स को थोड़ा डिले कर दीजिए, सिलेबस में कुछ थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लीजिए, ये तरीका हो सकता है। पर 0 ईयर आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा बेहतर विकल्प है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, और इस पे तो पता नहीं भयंकर बवाल भी हुआ था। ये क्वेश्चन ये था कि सिर्फ एग्रीकल्चर वालों को ही सिलेक्शन दें क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जबकि साइंस वालों के पास ऑप्शंस हैं। ये आपका सवाल था, और ये सवाल क्या आप ये कंप्लेन किए थे ऐसा कुछ। तो देखिए, इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, बिल्कुल ये चीज़ सही है कि एग्रीकल्चर वालों के पास ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ को नोट करेंगे, ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब क्या है, ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि एग्रीकल्चर वालों के पास ऑप्शंस नहीं है। यार मैं बता रहा हूँ ना ऑप्शंस, आप करोगे क्या उस चीज़ को? बीए कर लो, होता है एग्रीकल्चर को बीए में परमिशन है, 12th की रहती है बस। आप बीसीए कर लो, डीसीए कर लो, होम साइंस कर लो, बीएससी होम साइंस भी आपका ऑप्शन है, बीएड कर लो। ठीक है, टाइपिंग कर लो। तो यार ये भी तो ऑप्शंस हैं। अब आप लोगों को अजीब टाइप से गुस्सा आ रहा होगा, क्या बकवास कर रहे हो, एग्रीकल्चर पढ़ के ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ेंगे हम? ठीक है, हमने तो एग्रीकल्चर में तैयारी की थी। तो आप खुद सोचिए, जो ड्रॉपर्स, मैं फ्रेशर्स की बात नहीं कर रहा हूँ ना, जो साइंस स्ट्रीम में फ्रेशर्स हैं, जो ड्रॉपर्स आपके साथ पढ़े हैं 1 साल या 2 साल, जो साइंस स्ट्रीम से थे, वो वापस आके आपके साथ एग्रीकल्चर ही तो पढ़े हैं। उनके पास ऑप्शन है, बिल्कुल है। पर आप खुद सोचिए कि अगर उनको वो ऑप्शंस चुनने होते तो वो एग्रीकल्चर में क्यों आते? वो मेडिकल में जा सकते थे ना, वो इंजीनियरिंग में जा सकते थे ना, वो नर्सिंग में जा सकते थे ना, वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ सोच के एग्रीकल्चर की तैयारी करना शुरू किया। अब आप बोलेंगे हमारी गलती थोड़े, तो यार ये उनकी भी तो गलती नहीं है। देखिए 10वीं और 12वीं में हम इतने ज़्यादा सक्षम नहीं रहते हैं कि हम इस चीज़ को सोच लें कि क्या सही है क्या गलत। हम उस टाइम बस थोड़ा सा एक डिसीजन ले लेते हैं कि चलो यार साइंस कर लेते हैं, चलो यार मैथ्स ले लेते हैं, चलो यार बायोलॉजी ले लेते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उनको कोसें उस चीज़ के लिए। उन्होंने भी आया आपके साथ 1 साल यही एग्रीकल्चर पढ़ा। अगर आप बोलते हैं ना कि हमने 11th-12th एग्रीकल्चर पढ़ा है, तो उन्होंने भी 11th-12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पढ़ा है, और 1 साल आके यहाँ एग्रीकल्चर पढ़ा। तो यार आप तो बराबर हो गए। तो फिर, और वो भी आपके दोस्त हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो कैसे बोल सकते हैं ये चीज़? ये गलत है यार। ये चीज़ ना बोलो कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर, क्योंकि अगर सिर्फ एग्रीकल्चर को ही लेना होता तो बाकी स्ट्रीम्स की एलिजिबिलिटी नहीं रहती। हाँ, पर एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे डोमिनेंसी बाकी स्ट्रीम्स की भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 सीट है तो 80 सीट आप साइंस स्ट्रीम वाले को दे दो, ये भी गलत है। मैं इस चीज़ को भी बोलता हूँ। मैंने बोला ना, दोनों तरफ से गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी तरीके से आप एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो जाओ, या ये भी नहीं होनी चाहिए कि पूरी तरीके से आप साइंस पे डिपेंड हो जाओ। क्योंकि जब भी परसेंटेज की बात की जाती है, और ये चीज़ आपने देखा भी होगा कि साइंस वालों की थोड़ी ज़्यादा मार्क्स रहती हैं एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। तो अगर इस बेसिस पे लिया गया तो मैक्सिमम सीट आपके कौन ले लेंगे? साइंस वाले। तो ये गलत है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो तरीका क्या है फिर? अब ये तो न घर का न घाट का वाला हो गया कि सर आप बोल रहे हो कि एग्रीकल्चर वाले सिर्फ नहीं ले सकते ये भी, और इधर बोल रहे हो कि साइंस वाले भी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो फॉर्म भराया होगा ना, ठीक है, तो जो लोग आपके साथ ड्रॉप लिए होंगे साइंस स्ट्रीम वाले, वो ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द ना। मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो सिर्फ एग्रीकल्चर के मोटो से आए हैं वो इसी की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप एक बात बताइए, उन्होंने फॉर्म भी एग्रीकल्चर से भरा होगा, तो क्या किया जा सकता है कि आप डाटा निकालिए,
कि कितने एग्रीकल्चर के 23,000 फॉर्म भरा है ना, 23,000 में आप ये देखिए कि कितने हजार एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, कितने हजार मैथ्स के स्टूडेंट हैं, कितने हजार बायोलॉजी के स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, और उस बेसिस पे आप फिर ग्रुप्स डिवाइड कर दीजिए। ग्रुप्स डिवाइड करने का मतलब ये है कि मान लेते हैं 23,000 नहीं, हम 100 के हिसाब से लेते हैं। 100 फॉर्म अगर भराए हैं टोटल, जिसमें से 70 आपके एग्रीकल्चर वालों ने भरा, 20 आपके बायोलॉजी वालों ने भरा और 10 आपके मैथ्स वालों ने भरा, तो आप सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी ऐसे ही रखिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर एग्रीकल्चर वालों ने फॉर्म भरा है तो उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, कि 100 सीट है। अब देखिए यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर वालों की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे साइंस वाले ये मत सोचिएगा कि उनकी बात नहीं। मैंने क्या बोला है, जो स्ट्रीम कोई से भी स्ट्रीम से हो, उन्होंने अपना फॉर्म एग्रीकल्चर स्ट्रीम से भरा हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि 100 में 70 ऐसे स्टूडेंट हैं, तो आप 70% जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो एग्रीकल्चर वालों के लिए रख दीजिए। 20% आप बायोलॉजी वालों ने भरा है, प्योर बायोलॉजी, तो आप बायोलॉजी वालों को दे दीजिए। 10% आपने मैथ्स वालों का रखा है तो आप उनको दे दीजिए। ये रेशियो चेंज हो सकता है ना, ये डिपेंड करता है कि फॉर्म किसने भरा है, कैसे कैसे भरा है। ये भी हो सकता है कि 65 एग्रीकल्चर हो, आपका 25 बायो हो और 10 मैथ्स हो, जो भी रेशियो हो। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिस हिसाब से फॉर्म भराए हैं, सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी उस हिसाब से रखिए, तो ये ज़्यादा सही हो सकता है और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। ये एक है जो व्यापम को या विभाग को सोचना चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए कि किसी के साथ भी ज्यादती ना हो। आप सभी पढ़ने आए हैं, सभी एक दूसरे के दोस्त हैं। देखिए छोटी सी चीज़ों के लिए ऐसी कमेंट्स करना या ऐसे चीज़ों को बोलना ये सही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें यहीं समाप्त हो जाएंगी, आपको आगे भी बढ़ना है तो इन सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट डाउट था और इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा था क्योंकि थोड़ा टेक्निकल डाउट था, और ये डाउट ये था कि सर कितने % में सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो यार, ये कहना सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि कितना सिलेक्शन हो जाएगा, कितना % लाना पड़ेगा। और इसका रीज़न ये है कि जो 2300 या 2400 आपके सीट्स है ना, वो ऐसा नहीं है कि सारे जिनके ज़्यादा % उस हिसाब से मिलेंगे। ये सबसे पहले, मेरे कहने का मतलब ये कि सबसे पहले कैटेगरीज में डिवाइड होंगे। ऐसा नहीं है कि अनरिजर्व का है, कोई जनरल का है तो पूरे के पूरे 2300 सीट जनरल्स की भरेंगे, ऐसा नहीं है। ये सबसे पहले आपका ग्रुप्स में डिवाइड होगा, जो भी आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया होगी। मान लेते हैं कि 100 सीट में अनरिजर्व जो है वो 40 है। ठीक है, आपके ओबीसी जो है वो 20 हैं और एसटी और एससी जो हैं वो एसटी आपका 30 ले लेते हैं और एससी आपका 10 ले लेते हैं। ऐसे कुछ क्राइटेरिया, मैं ये प्रॉपर सीट नहीं बता रहा हूँ, सीट डिस्ट्रीब्यूशन का अलग है, वो आप देख सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो जो 40 अनरिजर्व हैं उसमें अनरिजर्व प्लस जो रिजर्व कैटेगरी है उनको हाईएस्ट % के बेस पे भरा जाएगा। जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें सिर्फ ओबीसी वालों को हाईएस्ट % के ग्रेड पे भरा जाएगा। तो ये सबसे पहले कैटेगरी वाइज डिवाइड होगी। और देखिए कैटेगरी वाइज में प्रिडिक्शन करना कि किस कैटेगरी का कितना % होगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट फिर भी अगर एक एजम्पशन लगाया जाए या मेरे अकॉर्डिंग कहा जाए, मैं श्योर तो नहीं हूँ, मैं वापस से कह रहा हूँ, बट अभी तक के रिजल्ट के हिसाब से ये चीज़ कह सकते हैं कि जनरल या जो अनरिजर्व हैं उनको 75+ में सिलेक्शन हो सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि जो 75 वाला है वो मैं बोलूँगा कि सर आपने बोला था और मैं बोल रहा हूँ कि एक एग्जेप्शन के तौर पे 75 मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पता ही है आपको मार्क्स ज़्यादा जाते हैं, सीट्स कम है, तो मिनिमम 75+ तो जाना ही चाहिए जनरल्स का। अगर ओबीसी की बात की जाए तो ज़्यादा दूर नहीं है आप, बस 72 से 75 आपका भी है। ठीक है, 72 से 75% में सिलेक्शंस हो सकते हैं। अगर एससी की बात की जाए तो 68 to 72 के आसपास, या 65 मान लीजिए, 65 to 70 के आसपास जो रहता है वो एससी कैटेगरी के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर एसटी की बात की जाए तो 63 से 65 के आसपास, ठीक है, ये एसटी के लिए हो सकता है। प्लस अब जो बात रही फिजिकल हैंडीकैप्ड, नेक्स्ट अफेक्टेड, ये सब जो बाकी के जो एक्स्ट्रा रिजर्वेशंस हैं, इनके लिए मार्क्स 60 के अराउंड ही रहेंगे। और मैं वापस से कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि यही मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन हो, ये एक एजप्शन है, ये एक प्रिडिक्शन है कि इतने में हो सकता है या होना चाहिए।
ठीक है, मेरे हिसाब से तो मार्क्स और ज़्यादा जा सकते हैं, हो सकता है कि अनरिजर्व का 80+ भी जा सके, बट ये मिनिमम मार्क्स हैं, इतने मार्क्स में आप एक होप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है, ये सारी डिस्कशन होने के बाद जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा वो क्या करेंगे। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है ना। तो देखिए यार, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सबसे पहली चीज तो उन्हें घबराना नहीं है। पहले एक ही चीज बोलूंगा, नेवर गिव अप। मैं फिर से बोल रहा हूं इस चीज को और बार बार बोलूंगा, इसलिए बोलूंगा क्योंकि एक दिन आप सक्सेस गेन करोगे, इसकी गारंटी हमारी और हमारी फैकल्टी की है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, हर स्टूडेंट सक्सेस होगा, उसका सिलेक्शन होगा, बशर्ते बस वक्त लग सकता है, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये गारंटी आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप ये तीनों चीज को फॉलो कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और टाइम दे रहे हैं, सिलेक्शन होके रहेगी, आज नहीं तो कल होके रहेगा। बट अगर आप गिव अप कर दे रहे हैं कि यार नहीं अब हमसे ना हो पाई, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो यार फिर उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। आप अगर यहाँ पे थक जा रहे हैं तो फिर तो जैसे कि मैंने बताया था पहले, लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, वहाँ आप क्या करेंगे। तो अब बात आती है कि एक और चीज़ है, आप इसको अपॉर्चुनिटी समझो ना यार, कितना बढ़िया तो अपॉर्चुनिटी है कि आपको टाइम मिल रहा है। देखिए नहीं होना ये तो आपको पता चल चुका है, तो अब हताश होने से कुछ मिलने वाला है क्या? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, उसमें और मेहनत कीजिए और इस बार नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए ट्राई कीजिए। मैं गारंटी दे सकता हूं आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। अगर आप ईमानदारी से ये 8 महीने 10 महीने आपने पढ़ाई कर ली, अभी के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं ना, नेशनल की, नेक्स्ट जो आएगा, अगर 8 से 10 महीने आपने ये बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर ली, तो आपका सिलेक्शन होके रहेगा, स्टेट क्या नेशनल्स में भी होगा। और आप बोलोगे कि कैसे पॉसिबल है? यार पॉसिबल है, हम फैकल्टी क्यों बैठे हैं? आपको प्रॉब्लम है, इसीलिए तो हम बैठे हैं, इसीलिए तो हम क्लासेस चला रहे हैं, इसीलिए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस लॉकडाउन के बाद अभी तो शुरू नहीं हो सकती हैं, बट लॉकडाउन के बाद जैसी सिचुएशन नॉर्मल होगी वो भी स्टार्ट हो जाएगी। बट आपको अभी प्रॉब्लम ना हो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। तो आपको हर तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, आपके फ्रेंड सपोर्ट कर रहे हैं, आपके कलीग सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों रुक रहे हैं? नहीं रुकना है, आगे बढ़ते रहो। देखो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे फोड़ेंगे जो भी आपको लग रहा है, सिलेक्शन तो होके रहेगा, इसकी गारंटी मेरी है। लड़ेंगे यार, आखिरी दम तक लड़ेंगे, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक ये टीम खड़ी है आपके साथ, करवा के रहेंगे। वक्त लगेगा लेकिन करवा के रहेंगे, ये मान के चलो। हाँ, पर आपको भी उतनी मेहनत करनी है जितनी हमें, क्योंकि हम रास्ता दिखाएंगे, आपको मोटिवेट करना ये सब अलग मैटर है, करना आपको है। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए। और मैं एक लास्ट में, अब ये वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है, पता नहीं कुछ लोग यहाँ तक पहुँचे भी होंगे कि नहीं, या जो पहुँच गया होगा उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा कि आपने मेरी इतनी बात सुनी, इतनी बकवास सुनी। तो जाते जाते एक ही चीज़ कहूँगा कि बहुत प्यारा सा एक लाइन है जो मुझे हमेशा पसंद आता है, और ये मेरे फादर मुझसे कहते थे, और आपने ये चीज़ सुनी भी होगी कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ठीक है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मैंने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया है। मैं ये कहता हूं कि मेहनत विलंब हो सकती है, विफल नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो टाइम लग सकता है, पर आप विफल नहीं होंगे, इसकी गारंटी है। तो कोशिश करते रहो, हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी टीम आपके साथ खड़ी है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो शुक्रिया मेरी तरफ से, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, फिर आज की डिस्कशन यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।